बाद जब रक्षिता की नींद खुली तब तक शाम हो चुकी थी। उसने अंगड़ाई ली और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नजारा देखने लगी। आसपास काफी दूर दूर तक खाली जमीन थी जो कि रक्षिता की ही थी, मगर अब ये भी बिकने वाली थी। रक्षिता ने गार्डन की ओर देखा और सोचा, इतना बड़ा एरिया साफ करना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए बस गार्डन को ही साफ करूंगी। उसके बाद बची हुई जमीन का क्या करना है वो इस हवेली के नए मालिक का फैसला होगा। रक्षिता को बस हवेली की इतनी साफ सफाई करनी थी जो देखने लायक हो। ये हवेली अच्छे दाम में बिकने वाली थी, इसीलिए इतनी मेहनत तो बनती थी। इस समय रक्षिता को भूख लग रही थी, इसीलिए साफ सफाई से पहले उसने कुछ खा लेने का फैसला किया और किचन में चली गई। उसने अपने लिए चाय बनाई और कुछ स्नैक्स लेकर लिविंग रूम में बैठ गई। सब कुछ टेबल पर सेट करके रक्षिता बड़े आराम से स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। तभी किचन का दरवाजा बहुत तेजी से बंद हुआ, मगर जब रक्षिता ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और रक्षिता के पूरे शरीर में कपकपी छूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। रक्षिता ने एक पतली सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी हरकतों के साथ हल्के से लहराती थी। वो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी जब अचानक उसे ठंडक का एहसास हुआ। यक्ष की अदृश्य परछाई धीरे धीरे किचन में उभरने लगी। उसकी आंखों में गहरी तड़प थी। उसने धीरे धीरे रक्षिता के पास आकर उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन को हल्के से चूमा। रक्षिता को किसी के पास होने का एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने धीमे स्वर में पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। यक्ष ने अपने ठंडे हाथ रक्षिता की कमर पर रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। रक्षिता की सांसें और तेज हो गईं। उसकी उंगलियां यक्ष की ठंडी त्वचा को महसूस करने लगी। उस हवा ने रक्षिता को अपनी बाहों में कुछ इस कदर जकड़ लिया था मानो अपना प्यार जता रही हो। ये क्या था? उसके ये कहते ही वो हवा कहीं गायब हो गई और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। शुरू से लेकर अभी तक रक्षिता को यह हवेली बस भूतिया वाइब्स दे रही थी और अभी अभी उसने किसी की मौजूदगी का एहसास भी किया था, मगर यहाँ कौन हो सकता था? दादी, क्या ये आप हैं? प्लीज मुझे डराइए मत, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे दिल का दौरा न पड़ जाए। पहले ही वो इतनी बड़ी हवेली में अकेली थी, ऊपर से बाकी लोगों के घर हवेली से काफी दूरी पर बने थे, जिस वजह से अभी जो हुआ उससे रक्षिता को डर लग रहा था और वो सोच रही थी कि अगर डर के मारे उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। यहाँ तो उसे कोई बचाने भी नहीं आएगा। रक्षिता ने ना में अपने सिर को हिलाया और किसी तरह अपने डर को काबू में किया, क्योंकि डरने का कोई फायदा नहीं था। उसे हर हाल में इस हवेली के अंदर रहना था, हवेली को साफ करना था और फिर इसे बेचकर अपना कर्ज चुकाना था। रक्षिता जल्दी से किचन में गई और दरवाजा खोलकर अंदर नजर डाली, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा और थकान के कारण मुझे चीजें महसूस हो रही हैं। दरवाजा पुराना हो गया है, इसलिए इसका स्टॉपर खराब हो गया है और बाहर खिड़की से हवा आ रही है। मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ। उसने किचन के दरवाजे को खोलकर वहाँ एक कुर्सी रखी ताकि दरवाजा दोबारा से बंद ना हो जाए। फिर वो वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। पता नहीं रक्षिता को क्या सूझा। उसने अपनी उंगली से पट्टी हटाकर देखी तो वो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि रक्षिता की उंगली पर जो घाव था वो भर चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ घंटों पहले यहाँ से बुरी तरह खून बह रहा था। क्या है ये सब? पहले अचानक उंगली से बहुत सारा खून बहना और अब घाव का गायब हो जाना, काफी अजीब सा है ये सब। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ ही घंटों में घाव का ठीक होकर गायब हो जाना किसी जादू से कम नहीं था, और रक्षिता के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। वो हैरान तो थी ही, मगर खुश भी थी। रक्षिता ने अंगूठी को सहलाते हुए कहा, लगता है ये कोई जादुई अंगूठी है। मेरे इस अंगूठी के पहनने के बाद से ही तो अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। कोई तो राज है इस अंगूठी का, तभी इसे बेसमेंट में सहेज कर रखा हुआ था और दादी वहाँ किसी को जाने भी नहीं देती थी। अंगूठी के जादुई होने की बात से रक्षिता ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि ये वो दुनिया थी जहाँ अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते थे, चाहे वो प्रेत आत्माएं हों, यक्ष यक्षिणी हों, इच्छाधारी नाग नागिन हों या फिर कुछ और। सभी तरह के प्राणी किसी मकसद से इंसान के भेष में इंसानों के बीच शांति से रहते थे। रक्षिता ने अपनी उंगली से उस अंगूठी को अलग करने की कोशिश की, मगर वो अंगूठी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। रक्षिता को याद आया कि अंगूठी के अलावा उस डिब्बे पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कुछ इस तरह से थे, जो इस अंगूठी को ढूंढ कर पहन लेगा ये अंगूठी उसी की हो जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब रक्षिता इस अंगूठी की मालकिन थी, क्योंकि ये अंगूठी उसने ही ढूंढ कर पहनी थी। फाइन, अब से ये अंगूठी मेरी ही उंगली में रहेगी।
वैसे भी ये कोई चोरी का माल तो है नहीं, इसलिए मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसे उंगली से उतारना नामुमकिन सा है और मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ये सब सोचते हुए रक्षिता अंगूठी को देखे जा रही थी। धीरे धीरे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन के वश में हो। रक्षिता के मुंह से खुद ब खुद निकला, टिल डेथ डू अस अपार्ट। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। वो किसी मंत्र की तरह ये बात जप रही थी। धीरे धीरे पूरे लिविंग रूम में काले रंग का धुआं फैलने लगा, जिसे रक्षिता महसूस नहीं कर पाई। वो बस अंगूठी को देखे ही जा रही थी। तभी अचानक डोरबेल की आवाज सुनकर रक्षिता सम्मोहन से बाहर आई। उसने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाई और मेन डोर की ओर देखा। शायद बाहर कोई खड़ा था। रक्षिता ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो बाहर प्लमर खड़ा था, जिसे रक्षिता ने सुबह ही नल और पाइप्स को रिपेयर करने के लिए बुलवाया था। प्लमर ने कहा, नमस्ते मैडम, माफ कीजिएगा, मैं किसी जरूरी काम के चलते सुबह नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आप अभी अपना काम शुरू कर सकते हैं। प्लमर ने पूछा, आपको पाइपलाइंस बदलवानी है? रक्षिता ने जवाब दिया, जी नहीं, जो टूट गया है उसे फिक्स करवाना है। मैं नहीं चाहती कि कहीं भी कोई लीकेज की दिक्कत हो। बाकी का काम नए ओनर अपने हिसाब से करवा लेंगे। उसने प्लमर को अंदर आने को कहा और सारा काम समझाया। शुरुआत किचन से हुई और लास्ट में रक्षिता प्लमर को बेसमेंट में ले गई, ताकि वहाँ वाले बाथरूम में कुछ फिक्स करने की जरूरत हो तो वो भी फिक्स कर दिया जाए। प्लमर ने बड़ी फुर्ती के साथ अपना सारा काम खत्म किया और अपने पैसे लेकर चला गया। रक्षिता ने मेन डोर बंद किया और सोचा, काफी शाम हो गई है, अब बाकी की साफ सफाई कल ही करूंगी। उसने फैसला किया कि वो जल्दी खाना खाकर सो जाएगी, ताकि सुबह जल्दी उठकर बाकी की साफ सफाई कर सके। रक्षिता जल्दी जल्दी इस हवेली को बेच देना चाहती थी, ताकि वो सारा कर्ज चुकाकर अपनी माँ और छोटे भाई बहन को अच्छी जिंदगी दे सके। इस हवेली को बेचने के बाद रक्षिता एक नई नौकरी ढूंढने वाली थी, क्योंकि उसे उसकी पुरानी नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी ढूंढने के बाद उसे किसी तरह अपनी माँ का इलाज करवाना था, ताकि उन्हें और तकलीफ से ना गुजरना पड़े। अपने प्लान के बारे में सोचते सोचते रक्षिता किचन में चली गई। थकान के कारण उसका ज्यादा कुछ करने का मन नहीं था, इसलिए उसने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया, जो काफी जल्दी बनकर तैयार हो गया था। खाना खाने के दौरान रक्षिता की नजर अंगूठी पर पड़ी और वो आज के पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। आज का दिन बाकी दिनों से काफी ज्यादा अलग था। आज ही के दिन उसका हवेली में आना, वो चमगादड़, हवेली से अजीबोगरीब वाइब्स का आना, बेसमेंट में रखा सामान, बार बार सम्मोहन सा महसूस करना और फिर ये अंगूठी जादुई थी। इस बात को लेकर रक्षिता पूरी तरह श्योर थी। पता नहीं ऐसा क्या खास था रक्षिता में कि ये अंगूठी उसकी उंगली से चिपक ही गई थी। नहीं निकलती तो ना निकले, जब तक इस अंगूठी से मुझे कोई नुकसान नहीं होता तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये काफी सुंदर और यूनिक है और मेरी उंगली में काफी अच्छी भी लग रही है, इसलिए ये ऐसे ही ठीक है। वो अंगूठी को इग्नोर करके चुपचाप खाना खाती रही और फिर बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में लौट गई। कमरे में आने के बाद रक्षिता ने अपना फोन चेक किया। वहाँ उसकी माँ और कुछ दोस्तों के मैसेजेस थे। रक्षिता ने अपनी माँ को हवेली की हालत के बारे में बताया और ये भी कहा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और उसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अपने दोस्तों के टेक्स्ट के रिप्लाई करने के बाद रक्षिता अपना तौलिया और नाइट सूट लेकर बाथरूम में चली गई, ताकि सोने से पहले शावर ले सके। उसने अंदर जाकर शावर चलाया तो भाप ने पूरे बाथरूम को धुंधला बना दिया था और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? तभी उसे अचानक एक ठंडक का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आ गया है। यक्ष ने धीरे धीरे रक्षिता के गीले बदन को अपने हाथों से छुआ। उसकी ठंडक ने रक्षिता के शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। वो यक्ष को ना देख पा रही थी, ना सुन पा रही थी, वो बस उसे महसूस कर पा रही थी। तुम्हारी ये गर्माहट मुझे हर बार तुम्हारे पास खींच लाती है, यक्ष ने कहा। यक्ष ने धीरे धीरे रक्षिता के गीले बदन को अपने हाथों से सहलाते हुए अपने करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां रक्षिता की पीठ पर चलने लगी। उसकी हर टच से रक्षिता की धड़कन बढ़ने लगी। हमारा मिलन इसी तरह होगा, उसने अपने आप से कहा, हर रात, हर सपने में। इसलिए अब तुम जल्दी बाहर जाकर सो जाओ। रक्षिता ने अब बाथरूम में ज्यादा वक्त नहीं बिताया। शावर के बाद जब रक्षिता सिर्फ टॉवल में अपने बालों को कंघी कर रही थी, तब उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाई, मगर उसके अलावा तो वहां कोई भी नहीं था। एक अजीब सा डर रक्षिता के अंदर बैठ गया था कि इस हवेली में उसके अलावा भी कोई चीज मौजूद है, मगर इस बारे में पूरी तरह कुछ कहा नहीं जा सकता था। शायद रक्षिता को वहम हो रहा था, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपना सिर हिलाया और
पूरे कमरे की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करने के बाद बिस्तर पर आकर लेट गई। लाइट्स ऑफ करने के बाद उसने ब्लैंकेट लिया और आंखें बंद कर ली, मगर रक्षिता को नींद आने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठ गया है। रक्षिता झटके से उठकर बैठ गई। लाइट्स ऑन की, मगर ही उसकी हर टच से रक्षिता की धड़कन बढ़ने लगी। हमारा मिलन इसी तरह होगा, उसने अपने आप से कहा, हर रात, हर सपने में। इसलिए अब तुम जल्दी बाहर जाकर सो जाओ। रक्षिता ने अब बाथरूम में ज्यादा वक्त नहीं बिताया। शावर के बाद जब रक्षिता सिर्फ टॉवल में अपने बालों को कंघी कर रही थी, तब उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाई, मगर उसके अलावा तो वहां कोई भी नहीं था। एक अजीब सा डर रक्षिता के अंदर बैठ गया था कि इस हवेली में उसके अलावा भी कोई चीज मौजूद है, मगर इस बारे में पूरी तरह कुछ कहा नहीं जा सकता था। शायद रक्षिता को वहम हो रहा था, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपना सिर हिलाया और पूरे कमरे की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करने के बाद बिस्तर पर आकर लेट गई। लाइट्स ऑफ करने के बाद उसने ब्लैंकेट लिया और आंखें बंद कर ली, मगर रक्षिता को नींद आने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठ गया है। रक्षिता झटके से उठकर बैठ गई। लाइट्स ऑन की, मगर ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे साथ साथ इस कमरे में कोई और भी मौजूद है, मगर मेरे अलावा यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे फालतू में कुछ भी फील हो रहा है, और अगर यही हाल रहा तो आज रात मैं डर के मारे सो ही नहीं पाऊंगी। मगर नींद बहुत जरूरी थी, इसीलिए रक्षिता ने लाइट्स ऑन ही रखी और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। वो सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिरकार करीब 1 घंटे बाद रक्षिता सो गई। उसके सोने के कुछ मिनट बाद कमरे में काले रंग का धुआं फैल गया, और धुआं छटने के बाद कमरे के बीचों बीच यक्ष नजर आया। वो बिस्तर के करीब आकर रक्षिता को देखने लगा। उसे रक्षिता बहुत खूबसूरत लगी और उसके लंबे बाल यक्ष को बहुत पसंद आए। स्मृति भी तो थोड़ी बहुत ऐसी ही दिखती थी, यक्ष ने सोचते हुए कहा। उसने कई बार अपना सिर हिलाया और अपने अतीत को भूलने की कोशिश की। ये स्मृति के बारे में सोचने का समय नहीं था, वो सालों पुरानी बात थी। उसने रक्षिता के पैरों को अपने हाथों से छुआ और उसके पैरों को किस कर दिया। स्मृति और यक्ष के रिश्ते का कभी कोई भविष्य था ही नहीं, और ये अतीत के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब यक्ष को रक्षिता मिल चुकी थी, तो बेहतर यही था कि वो अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान दे। यक्ष बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, स्मृति इस दुनिया से जा चुकी है और मुझे मेरी नई हमसफर मिल चुकी है। इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि किसी भी तरह पुरानी गलती ना दोहराऊं। मुझे रक्षिता के साथ बहुत प्यार से पेश आना है और हर हाल में उसका साथ देना है। रक्षिता खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। मुझे मेरी आजादी मिल गई है, और इस बार मैं कोई भी फालतू काम करने की बजाय इस आजादी का मजा लूंगा। इस ख्याल के साथ यक्ष भी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और रक्षिता को अपनी बाहों में लेकर सो गया।